ठीक है, खास मेहमान हमारे साथ हैं राजेश टोपे जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। बहुत स्वागत है राजेश टोपे जी इंडिया न्यूज में आपका। नमस्कार राजेश जी, महाराष्ट्र पिछली वेव में भी देखा और इस वेव में भी हमने देखा, सबसे ज्यादा जो टैली थी वो महाराष्ट्र की चल रही थी। बीएमसी ने बहुत काम किया, कोर्ट्स ने भी कहा कि जिस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का आपने काम किया, इसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन आज की स्थिति क्या है? नंबर्स राजेश टोपे जी कम हो रहे हैं, और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं और जगह भी। मैं चाहूंगा कि आप फोकस्ड महाराष्ट्र के बारे में बताएं। नंबर्स कोविड केसेस के कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट राजेश जी कम नहीं हो रहा है। हाँ, आपकी मालूमात बिल्कुल सही है। नंबर्स अभी हम जब मैं ये कंपैरिजन के लिए जरूर बोलूंगा कि नंबर्स हमारे 7 लाख एक्टिव केसेस तक गए थे, अभी वो 4 लाख पे स्थिर है, यानी स्टेबल है, और उसके भी नीचे जा रहे हैं, तो डिक्लाइन है। और अगर रिकवरी का रेट देखेंगे तो वी वर लेस देन 80, यानी 18, अभी 91 के ऊपर है, लेकिन पहले 80 के दरमियान गए थे, 80-85% के दरमियान रिकवरी रेट गया था जी। तो रिकवरी रेट भी बढ़ गया है और एक्टिव केसेस भी कम हो रहे हैं। हमने काफी कुछ जिलों के हद तक जो डेथ रेट बढ़ रहा है ये सही है, और उसकी वजह है लेट प्रेजेंटेशन होना, क्योंकि लोगों में आज भी यही एक भावना बनी है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये नॉमिनल जुकाम है। राजेश जी, इसी में ऐड ऑन, राजेश जी इसी में ऐड ऑन करना चाहता हूं। ये अर्बन की बात थी, जो नंबर्स की हमने बात करी। अब रूरल महाराष्ट्र में भी केसेस आ रहे हैं, और कई ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स मेरे सहयोगियों ने महाराष्ट्र के रूरल एरिया से भेजी है, जो कि कई जगह बहुत अच्छा हुआ है। कोरोना से पूरा गांव आप कह सकते हैं आइसोलेट हुआ, उसका ठीक हो गया। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी जागरूकता नहीं है। गांव के लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वैक्सीनेशन की हद तक तो मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र की कैपेसिटी करीबन 8 लाख पर डे कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल हम रखते हैं, और हमने 5-5.5 लाख का तो बेंचमार्किंग अभी किया भी है। ठीक है। अगर हमें केंद्र शासन 8 लाख 10 लाख पर डे हम एडमिनिस्टर कर सके, उतना वैक्सीन अगर देगी तो हम बिल्कुल उतना कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन पे हमारा पूरा भरोसा भी है, पूरा जोर है, लेकिन 45+ एज का वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सप्लाई देना चाहिए, इतनी हमारी मांग। नहीं राजेश जी, इसको लेकर एक बहुत लंबी बहस छिड़ी हुई है कि जो वैक्सीन राज्यों को मिलनी चाहिए वो उतनी वैक्सीन मिल नहीं रही है, वैक्सीन डिले है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस डिले है। कई स्टेट्स ने ग्लोबल टेंडरिंग भी की है, मैं समझता हूं महाराष्ट्र ने भी की होगी। क्या ग्लोबल टेंडरिंग से कंपनीज आई हैं? क्या आप लोगों की बात चल रही है बाहर की कंपनीज से कि टाई अप कर लें और हिंदुस्तान में इंपोर्ट कराई जा सके वैक्सीन? ग्लोबल टेंडर हमने वैक्सीनेशन का निकाला है, करीबन 5 करोड़ वैक्सीन हमें मिले, ऐसा ग्लोबल टेंडर निकाला है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। क्योंकि रिस्पांस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफी उनको जो यानी नॉर्म्स जो फुलफिल करना पड़ेगा, वो काफी उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, और इसीलिए जो स्पुतनिक है, फिर तुम्हारा मॉडर्ना है, जॉनसन है और फाइजर है, ये सभी वैक्सीन का अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। 25 इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन। नहीं राजेश जी, क्या आप मानते हैं जो नॉर्म्स हैं भारत सरकार के, उसकी वजह से, क्योंकि ये दिक्कत आपकी नहीं है, ये दिक्कत राजस्थान की भी है, ये और स्टेट्स की भी दिक्कत है, ग्लोबल टेंडरिंग के बाद भी कोई इंटरेस्ट अभी तक शो नहीं हुआ है, सिर्फ क्या ये नॉर्म्स बड़ी वजह है? अगर नॉर्म्स ईज हो जाए तो आप वैक्सीन मंगा सकते हैं? 100% मुझे लगता है कि उतना ही एक मेन वजह है, नहीं तो उनके पास वैक्सीन है, वो दे सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन करना जरूरी है, और मैं तो ये चाहूंगा कि वैक्सीन के पॉलिसी के हद तक नेशनल इंपोर्ट वैक्सीन पॉलिसी करना जरूरी है, क्योंकि राज्यों ने भी एक दूसरों में कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अगर एक ही टेंडर नेशनल लेवल पे निकाला जाता है तो रेट्स भी कम आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट्स मिल सकते हैं, और एक ही नेशनल पॉलिसी रह सकती है इंपोर्टेड वैक्सीन के लिए। और ये मांग मैंने कई बार स्वास्थ्य मंत्री को भी कहा है, और ये मांग मुझे लगता है कि बहुत सभी राज्यों के स्वास्थ्य जायज है राजेश जी, बिल्कुल जायज है। मैं एक चीज और राजेश जी आपसे समझना चाहूंगा।
जो केसेस हमने देखे और पहली बार सुना ब्लैक फंगस के बारे में, वो महाराष्ट्र में केसेस आए। इस समय सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही ब्लैक फंगस के हैं। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखो, ये ब्लैक फंगस जो है ये होता है हाइपरग्लाइसीमिया से, यानी अगर हम हमारा ब्लड शुगर मेंटेन नहीं रखते हैं तो उसी का मेन वजह वही है कि हाइपरग्लाइसीमिया। और दूसरा वजह ये हो सकता है कि इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी जो भी इम्यूनिटी सप्रेस किए हुए लोग हैं उनको ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है। ये अपॉर्चुनिस्टिक है, यानी जहां पर उनको संधि मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो वहां पर फंगस बढ़ जाता है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, तो उसके लिए हम सबसे मांग यही करते आए हैं कि ठीक है, अभी एक्सेसिव और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ तुम्हारे जो स्टीरॉइड्स है उससे भी ये होता है। इसलिए हमने गाइडलाइन भी निकाली है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं कि देहातों में, ग्रामीण एरिया में, सभी जगह पे इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ जो स्टेरॉइड्स है वो ना। राजेश जी, कितने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स महाराष्ट्र में हैं, कितने डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं? साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि इसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स और इंजेक्शंस के इस्तेमाल होते हैं बहुत एक्सपेंसिव है वो, और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी उसकी बिल्कुल ना के बराबर है। आप भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जिसमें हमने ऐसा डिसीजन लिया है कि किसी को भी ब्लैक फंगस होता है तो उसको जेब में से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हॉस्पिटल्स हमने डेजिग्नेट किए हैं। हमारे राज्य में एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना। उसमें हमने पूरा ये फ्री करने का भी काम किया है, यानी ऑपरेटिव पार्ट भी फ्री रहेगा, क्योंकि करीबन 11 ऑपरेटिव जो भी प्रोसीजर्स है उसमें फ्री है, और 9 मेडिकल प्रोसीजर्स है वो भी फ्री है। रहा सवाल मेडिसिन के हद तक, तो मेडिसिन का जो एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है जी, उसकी बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि फर्टिलाइजर और केमिकल मिनिस्टर जो मिस्टर मांडविया है, उनसे मैंने कई बार बात किया है और उनको मैंने कहा है कि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और कोई हालत में आप लोगों ने हमें वैक्सीन, ये जो तुम्हारा एम्फोटेरिसिन बी है वो देने का, अलॉटमेंट करने का काम कीजिए, क्योंकि हमने 2 लाख इंजेक्शंस की ऑर्डर दे रखी है, लेकिन वो जो कंपनीज है, ये माइलान है, फिर सन फार्मा है और बीडीआर है, कई कंपनीज है जिनको हमने ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे क्योंकि अलॉटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रहा है। और वो ऐसा भी कह रहे हैं कि उनका जो इंग्रेडिएंट है, वो जो लाइफोसोमजल नाम का जो इंजेक्शन करना है, उसके लिए लिम्फॉइड नाम का जो एक इंग्रेडिएंट रहता है वो जर्मनी से आता है, उसकी बहुत बड़ी कमती है या उसमें स्कैर्सिटी है, उसके वजह से भी वो बना नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और राज्यों को मदद करने की जरूरत है। ठीक है, कोई ट्रैकिंग प्रोसेस आपने लगा रखा है ब्लैक फंगस के, कहां कितने केसेस आ रहे हैं? क्या कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं? क्या कोई टीम है? क्योंकि मॉनिटरिंग केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई इसको एपिडेमिक राज्य घोषित कर सकते हैं, राजस्थान और हरियाणा ने इसको घोषित भी किया है। ट्रैकिंग सिस्टम महाराष्ट्र का कैसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है ब्लैक फंगस के? हाँ, करीबन हमें 1500 केसेस अभी पॉजिटिव है, और हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड है कि कितने केसेस हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उस हिसाब से हम एक्चुअली हॉस्पिटल भी डेजिग्नेट किया है। एक गाइडलाइन 13 पेजेस की एक बहुत प्रॉपर गाइडलाइन भी उसमें हमारा यहाँ का जो टास्क फोर्स है, वो टास्क फोर्स ने उसमें गाइडलाइन भी जारी की है। उसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, ऐसी व्यवस्था भी हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में हमने की है। मुझे लगता है सभी जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट करा है, यानी वो हमने ब्लैक फंगस के लिए किया है, प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक्सेप्ट सिर्फ एम्फोटेरिसिन बी, अगर ये इसकी उपलब्धता होनी चाहिए आपने माना। ठीक है राइट जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, देश के आंकड़े जो आ रहे हैं वो पहली वेव में अर्बन एरियाज में 90% तक इन्फेक्शन था, और रूरल इंडिया में उसके मुकाबले लगभग 20 से 22% इन्फेक्शन था। लेकिन अब ये इन्फेक्शन रेट रूरल और अर्बन इंडिया में लगभग बराबर हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार का गांवों के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, कैसे वहां तक जागरूकता पहुंच रही है, और कैसे वहां पर लोगों को समझाया जा रहा है कि कोविड नॉर्म्स कैसे फॉलो हो, और वैक्सीनेशन का प्रोसेस रूरल महाराष्ट्र में कैसे चल रहा है?
देखिए, दो सवाल है। एक तो आपने कोविड के हद तक के ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग ट्रेसिंग के जी। बारे में पूछा है और वैक्सीन के बारे में। तो ट्रैकिंग ट्रेसिंग टेस्टिंग जी। ये जो है ये एक स्टैंडर्ड 3T प्रिंसिपल का नाम है। हमारी जो जिला परिषद होती है उसके जो भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि उन्होंने हर गांव-गांव में जाके जो हमारे सब सेंटर्स है जी। वो सब सेंटर्स में पूरी व्यवस्था की गई है स्वैब लेने की, और वहां पे भेज के हमारे जिले के जो टेस्टिंग मशीन्स होती है उससे टेस्टिंग की रिपोर्ट जनरेट होके दिया जाता है। वो 24 आवर्स में देने की व्यवस्था है। और सभी सब सेंटर्स 4 गांव में मिला के एक सब सेंटर रहता है, वहां पर हमने स्वैब लेने की व्यवस्था की है। तो 3T प्रिंसिपल से हम पूरा ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग भी कर रहे हैं। रहा सवाल ट्रीटमेंट का, तो हर तालुका में यानी ब्लॉक में हमारा जो रूरल हॉस्पिटल है वो रूरल हॉस्पिटल को हमने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है, और वो 50 बेड से लेके 100 बेड्स तक ये रूरल हॉस्पिटल्स होते हैं। वहां पर हम ऑक्सीजन के पूरे बेड्स निर्माण किए हैं, और 10 ICUs हर तालुका में भी निर्माण किए हैं, ब्लॉक में भी निर्माण किए हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेड्स उपलब्धता है, मेडिसिन है, डॉक्टर्स की 100% व्यवस्था की है, नर्सिंग स्टाफ की और टेक्नीशियंस की भी व्यवस्था की है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन की भी पूरी तरह से व्यवस्था की है। रहा सवाल वैक्सीनेशन का, तो ये जो सब सेंटर्स होते हैं ये हमारे मेन सब सेंटर्स रहेंगे, और जो PSC होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो उसमें हम वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। और सभी लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन होता है और जिनको अपॉइंटमेंट मिलती है वो 45+ एजेस के लोगों के लिए बिल्कुल भीड़ होती है, क्यू लगती है, और परफेक्टली लोगों में अभी बहुत उत्साह है। और लोगों का जो पॉजिटिव एंगल से वैक्सीनेशन की तरफ देख रहे हैं। अभी सिर्फ दिक्कत एक ही है कि वैक्सीन मिल नहीं रहा है केंद्र शासन से, उतना ही दिक्कत है। अगर वो होता है तो बड़े पैमाने पे हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। महाराष्ट्र ने 2,25,00,000 वैक्सीनेशन किए हैं। राजेश जी, आप ये तो आप जो इस समय यथास्थिति है, और ठीक है वैक्सीन की कमी है, हर राज्य इस बात को लगभग कह रहा है। एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, आजकल नंबर्स डाउन गए हैं, इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, संक्रमण दर कम हुआ है, लेकिन एक दस्तक जो है, और जो साइंटिस्ट हैं, देश के डॉक्टर्स हैं, सरकार है, उन्होंने साफ वार्निंग दी है कि थर्ड वेव के लिए भी हमको तैयार रहना है, और वो थर्ड वेव सबसे ज्यादा बच्चों को अफेक्ट कर सकती है, ऐसा अभी क्योस लगाया जा रहा है। राजेश जी, आप अच्छा काम महाराष्ट्र ने किया है, लोगों ने तारीफ भी करी है महाराष्ट्र के काम की। थर्ड वेव को लेकर महाराष्ट्र की तैयारी क्या है? थर्ड वेव को लेके अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कई मीटिंग्स लिए हैं। हमने भी जो टास्क फोर्स है उसमें पीडियाट्रिक्स इन्वॉल्व नहीं थे पहले, या इंक्लूडेड नहीं थे, तो उसमें पीडियाट्रिक्स जो भी है, पीडियाट्रिक फिजिशियन हो, वो सभी लोगों को हमने बेस्ट ऑफ द पीडियाट्रिक्स के लोग इन्वॉल्व उसमें किए हैं। और उन्होंने मेडिसिन से लेके जो उनके वेंटिलेटर मोड होता है पीडियाट्रिशियन बच्चों के लिए वो है, फिर वार्ड्स है, ये सभी के लिए लेके हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से नियोजन होना चाहिए वहाँ उन्होंने पूरा पेपर वर्क किया है, सबको बोला गया है, और उस हिसाब से हमारा काम अभी चालू है। और मुझे लगता है कि पीडियाट्रिक्स के हद तक भी इन्वॉल्वमेंट पूरा करने की वजह से और उनको पूरा सेंसिटाइज करने की वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में उसका अलग से प्लान किया जा रहा है। राजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हमने देखा चाहे उत्तर प्रदेश हो और राज्य हो देश के, चाहे दिल्ली हो, ऑक्सीजन के लिए बहुत आप कह सकते हैं मारामारी थी जब बिल्कुल पीक टच हुआ था 14-15 के आसपास। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक था, ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या महाराष्ट्र में नहीं हुई। आपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट का काम कैसे किया? एक आखिरी सवाल राजेश जी आपसे। नहीं, ऑक्सीजन एक तो हमने ऑक्सीजन कंजर्वेशन के लिए यानी सेविंग के लिए काफी हमने प्रयास किए, उसके लिए परफेक्टली गाइडलाइन इशू की है, जैसा कि लीकेज न हो वो कैसा देखना चाहिए। और पेशेंट्स के जो वार्ड होते हैं, ऑक्सीजन के जो वार्ड होते हैं, वहां पर एक 30 पेशेंट्स में एक सिस्टर, उसको हमने ऑक्सीजन सिस्टर ऐसा ही नाम दिया है, ऑक्सीजन नर्स ऐसा नाम देके उसको अगर कोई नेचुरल कॉल जैसा टॉयलेट को भी जाना है या कहीं जाना है तो भी
वो नॉब बंद करके जाता है कि नहीं, खोल या वैसा ही खुला रख के जाता है, ये सब वो सिस्टम ने देखना जरूरी है। और मुझे लगता है कि प्रॉपरली नॉब स्विचिंग ऑन ऑफ करना ये भी जरूरी है, वेस्टेज नहीं होना ये भी देखना जरूरी है, पूरी पाइपलाइन कंटिन्यूसली देखना ये भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि जिसको जितना जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन देना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन देने से पेशेंट को तो प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन ऑक्सीजन वेस्ट भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सभी ठीक है। राजेश जी, आप बहुत शुक्रिया आपका, आप इंडिया न्यूज पर आए। राजेश टोपी जी, स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार के, इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कंजर्वेशन कैसे किया, ब्लैक फंगस को लेकर महाराष्ट्र की तैयारी क्या है, थर्ड वेव के लिए अभी से महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, इन सारे सवालों को जवाब दिया राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के हमारे साथ थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।